हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों हम इसका फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं आप 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न हल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो यह है दोस्तों अभियोग्यता का विकास। क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का अर्थ? अभियोग्यता का विकास। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक के अभियोग्यता के विकास से है, जो मुख्यतः बौद्धिकता से संबंधित होता है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने की और सोचने की, समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों हम फास्ट रिवीजन करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप कितना प्रश्न हल कर लेते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न है हमारा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। कब दोस्तों? या 15 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कब होता है? 11 वर्ष की आयु में। कब दोस्तों? 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, बी ऑप्शन है कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, सी ऑप्शन है मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, डी ऑप्शन है पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। तो यह अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथिका, उपवृक्क ग्रंथिका, गल ग्रंथिका या उपगल ग्रंथिका। तो दोस्तों यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? तो वह होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथिका। किसका दोस्तों? पीयूष ग्रंथिका महत्वपूर्ण हाथ होता है यौन परिपक्वता में। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन को देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 साल से 18 साल। ठीक है, किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12 साल से 18 साल। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो दोस्तों किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों गोलमैन इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोलमैन संबंधित हैं संवेगात्मक बुद्धि से। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न के बारे में डिटेल में सुनते हैं दोस्तों, सुना करिए ध्यान से। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं तथा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन है अधिगम, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है संवेग और डी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, तो यह होगा दोस्तों
अधिगम क्या है दोस्तों? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप फास्ट रिविजन कर रहे हैं, तो आप जितना भी प्रश्न हल करेंगे आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। दोस्तों इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों विद्यालय का असहयोग, यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों किस सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारवादी। क्या है दोस्तों? व्यवहारवादी, यानी कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना और प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। तो दोस्तों इनमें से कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है दोस्तों संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। क्या दोस्तों? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, ऑप्शन है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल हो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोच के बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, यानी कि जब ये सभी काम होंगे तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। यानी शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल हो, ठीक है, तब शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम। ऑप्शन है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक या अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि या दल अध्ययन विधि। तो दोस्तों शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि दोस्तों ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, मृत्यु का अध्ययन, विकासात्मक मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान। तो दोस्तों गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या कहलाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फास्ट रिविजन चल रहा है, देखते हैं आप कितना प्रश्न हल कर लेते हैं, और जितना प्रश्न हल कर लेंगे दोस्तों लास्ट में कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा
विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले, बी ऑप्शन है सृजनशील बालक, सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से विकलांग और डी ऑप्शन है साधन संपन्न बालक। दोस्तों इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साधन संपन्न बालक। साधन संपन्न बालक विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रतिभाशाली, सामान्य, अधिगम अपंगता युक्त या मंदित बालक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंदित बालक। क्या दोस्तों? मंदित बालक। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? मंदित बालक। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? ऑप्शन है सामाजिक विकास, बी ऑप्शन है नैतिक विकास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। अगला ऑप्शन है बौद्धिक विकास और फिर संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रश्न है किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन बौद्धिक विकास। क्या होगा दोस्तों? बौद्धिक विकास, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है गिलफोर्ड, कैटल या थॉर्नडाइक या थर्स्टन। तो दोस्तों बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है दोस्तों थर्स्टन। कौन है दोस्तों? थर्स्टन। और 7 कौन कौन से दिए थे दोस्तों? 7 योग्यता कौन कौन से थे? सुनिएगा ध्यान से। सांख्यिकी योग्यता, दूसरा है शाब्दिक योग्यता, तीसरा है स्थान संबंधी योग्यता, चौथा है शब्द प्रवाह योग्यता, पांचवा है वाचिक या तार्किक योग्यता, छठवां है स्मृति संबंधी योग्यता और सातवां है प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन यानी थर्स्टन ने इस 7 योग्यता को दिया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रक्षेपण विधियाँ के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी ऑप्शन है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व और डी ऑप्शन है अभिरुचि। तो दोस्तों प्रक्षेपण विधियों के आकलन के लिए क्या उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व। क्या उपयोग आकलन के लिए की जाती है दोस्तों? प्रक्षेपण विधियाँ व्यक्तित्व के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, बी ऑप्शन है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो की सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो दोस्तों कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को तो उनके साथ क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप अगर देख लेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न है हमारा शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी ऑप्शन है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी ऑप्शन है गृह कार्य की जांच में लगन और डी ऑप्शन है विषय वस्तु का कठिन स्तर। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो होगा दोस्तों विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्या दोस्तों? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता
शिक्षण प्रक्रिया में भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्याहान विधि, बी ऑप्शन है तार्किक विधि, सी ऑप्शन है पहचान विधि और डी ऑप्शन है पुनः सीखना विधि। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बताइए सोच के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तार्किक विधि। तार्किक विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन है गैसेल, हरलाक, मेरिडिथ या डगलस और हॉलैंड ने। तो दोस्तों विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों हरलाक ने। किसने कहा था दोस्तों? हरलाक का यह कथन है। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है शारीरिक विकास से, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास से, सी ऑप्शन है भावनात्मक विकास से और डी ऑप्शन है नैतिक विकास से। तो दोस्तों बच्चे की बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों शारीरिक विकास से। किससे दोस्तों? शारीरिक विकास से संबंधित है बच्चे की बुद्धि। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? ऑप्शन है आंतरिक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है बाह्य मूल्यांकन, सी ऑप्शन है प्रायोगिक मूल्यांकन और डी ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सोच के बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए है कैटेल, बी ऑप्शन है गाल्टन, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड विने और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड विने ने। अल्फ्रेड विने ने 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है बालक का, बी ऑप्शन है अध्यापक का, सी ऑप्शन है अभिभावक का और डी ऑप्शन है प्रशासक का। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। ऑप्शन ए है आकृति, बी ऑप्शन है स्तंभाकृति, सी ऑप्शन है गुम्फाक्षर आकृति, डी ऑप्शन है स्वलिखित आकृति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह होगा दोस्तों स्तंभाकृति, यानी कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से स्तंभाकृति एक विधि है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देख लिए होंगे तो यह भी प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न है हमारा दोस्तों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है खेल तथा व्यायाम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोच कर बताइए। लास्ट प्रश्न है हमारा, तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।